अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। वर्ल्ड कप का एक जानिब आगाज़, वार्म अप मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। और हमारे जो एशिया कप और उससे पहले रिवायत चली आ रही है, हमारे ओपनर्स नहीं टिक पाए। दोनों ओपनर्स चलते बने अर्ली स्टेज पर। रिजवान और बाबर इस वक्त खड़े हैं। जब आप मैच देख रहे होंगे तो अच्छा जा रहा है, लेकिन दो ओपनर्स का आउट होना शुरू में ही ये बड़ी एक टेंशन की बात है। बहरहाल जी, चलें, इस पर तो बात होगी होगी, इस पर तो हम आगे पूरी वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं। लेकिन आज स्पेशल बात होगी एशियन गेम्स के हवाले से। 19वीं एशियन गेम्स यानी 2023 का आगाज़ हो चुका है चाइना में, और पाकिस्तान के दस्ते पहुंच गए हैं। बहुत देर देर से कई दस्तों को भेजा और कई एथलीट्स बड़ी लेट पहुंचे। अब कुछ ने तो शायद आज और कल ज्वाइन किया, तो फॉरेन मैचेस होंगे उनके, क्योंकि बड़ी एंड पर गए हैं। कुछ डोप टेस्ट हुए, उसके वेट करते रहे रिजल्ट का 20 दिन। फिर उसके बाद साहिब असरा और किरण को भेजा। और हमारा एक बॉक्सर जो कम वेट कैटेगरी में है वो तो आगे पहुंच गया है फाइट अपनी जीत कर। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की खबर यह है कि उज़्बेकिस्तान की बॉक्सर से हमारी फातिमा, फीमेल बॉक्सर जो हैं, वो अपनी पहली बाउट जो है वो हार गई हैं। इसी तरह अगर शूटिंग के मुकाबले देखें तो सिर्फ 10 मीटर शूटिंग में एक मेडल आया है, वो भी ब्रॉन्ज मेडल है। और ये पहला मेडल है पाकिस्तान का अब तक जब से ये मुकाबले शुरू हुए हैं। तो हॉकी चल रही है। हमने 3 गेम्स जीती हैं। हमने मलेशिया को 11 से, फिर बांग्लादेश को हराया, और फिर लंबे चौड़े स्कोर 18 गोल्स के साथ हमने उज़्बेकिस्तान को हराया। आगे जाके अब होंगे टफ मुकाबले, जिसमें जापान और इंडिया सामने होंगे। उस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान के ओवरऑल स्ट्रक्चर पर भी बात करेंगे, और इस वक्त गेम्स की सूरत हाल पर। हमारी स्कॉश बेहतर जा रही है। हमारे लड़कों ने इंडिया को हराया है, उससे आगे अब क्वार्टर फाइनल की तरफ पेशकदमी कर गए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है हमारे लिए। मेरा ख्याल है शूटिंग में, स्कॉश में, और अगर हॉकी में मुझे उम्मीद तो है कि कोई ना कोई मेडल हॉकी में आएगा, तो हॉकी में और अरशद नदीम हमारी उम्मीद का महवर। तो मुझे लगता ये है कि जेवलिन में कुछ हो जाएगा, और शजर अब्बास ने अभी भागनी है रेस, तो शजर के लिए भी मुझे उम्मीद है कि शजर इज़ अ वेरी गुड एथलीट। तो शायद स्विमिंग, इन 2-4 चीज़ों में हमारे पास कोई मेडल आ जाए। अगर ज़्यादा आते हैं तो बस फिर वो बोनस ही होगा एशियन गेम्स में मेडल का। लेकिन ये कोई पहली कहानी नहीं है जी। हम ओलंपिक्स हों, इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स हों, एशियन गेम्स हों, हम यही देख रहे होते हैं, या सैफ गेम्स हों, पाकिस्तान के एथलीट्स जो हैं वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अपने तहत करते हैं, बग़ैर फैसिलिटीज़ के, बग़ैर कोचिंग स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल को मीट कर सकें। ना ही उनके पास कोई जिम्नेजियम की वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। उसके बावजूद वो अपनी मेहनत के तहत बेचारे काम करते हैं, खेलते हैं। और फिर नेशनल गेम्स होती हैं। अभी 34वीं नेशनल गेम कोयटा में हुई। धड़ा-धड़ा आर्मी ने कोई सेंचुरी से भी ऊपर कर दिया गोल्ड मेडल्स का। लेकिन इंटरनेशनली जब हम देखते हैं तो गोल्ड से बड़ी दूरी है हमारे पास। नूर दस्तगीर ने एक अचानक से जाके ले लिया था गोल्ड, और उसके बाद हमने देखा कि फिर टाइम हमें थोड़ा रुकना पड़ता है। और अरशद नदीम से ही उम्मीदें, क्योंकि पाकिस्तान का इस वक्त इलीट क्लास एथलीट अगर मैं कहूँ तो अरशद नदीम इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ पाकिस्तान। और इस मेरे ख्याल सेंचुरी में इतने अच्छे एथलीट और कोई नहीं होगा जितना अरशद है। एहसन अब्बास ने हमें ज्वाइन किया है, और एहसन अब्बास सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, कवर करते हैं इन तमाम तर गेम्स को, क्रिकेट को, सब चीज़ों को। हमारे साथ मौजूद हैं। फिर चाइना से हमारे साथ एहतसामुल हक मौजूद हैं, चूँकि गेम्स हो रही हैं चाइना में, चाइना मीडिया ग्रुप के हैं एहतसामुल हक। और आज ज़रा उनसे भी जानेंगे कि चाइना में ओवरऑल तैयारी कैसी है, टीम्स पहुँची, वेलकम कैसा हुआ। हमने तो देखा खैर, और आप भी अभी थोड़ी देर में आप हमारी स्क्रीन पर वो फुटेजेस भी देख लेंगे। लेकिन पाकिस्तान के दस्ते पहुँचे, क्रिकेट टीम ने मायूस किया। वुमेन क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूँ। मेन क्रिकेट टीम से तो हमें बहुत उम्मीदें हैं कि वो मेडल ले आएंगे, लेकिन वुमेन क्रिकेट टीम ने बड़ा मायूस किया है। चलें जी, आगाज़ करते हैं एहतसाम से। जी एहतसाम, तो क्या सूरत हाल है जनाब अली, वहाँ पर कैसी तैयारियाँ हैं? और बड़ी गहमा गहमी और एक मैं कहूँ अगर फेस्टिविटी शुरू हो चुकी है चाइना भर में। एहसन, एशियन गेम से पहले अगर आपसे मैं थोड़ी सी क्रिकेट पर भी बात करूं, वार्म अप मैच हो रहा है, क्या देख रहे हैं यार? 15 के 15 खिलाड़ी खेलेंगे, दो हमारे ओपनर्स जल्दी आउट हो गए थे आज भी। अरसलान, जहाँ तक वार्म अप मैचेस की बात है, ठीक है। वैसे हमें बहुत पहले ही हमारा वार्म अप जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो गया, और उस वार्म अप का नतीजा और जो खमियाज़ा हम भु भुगत रहे हैं नसीम शाह की सूरत में, और हमारे जो प्लेयर्स के फ़िटनेस के मसाइल हैं, वो सबके सामने हैं। लेकिन अरसलान, देखना ये होगा कि भारत के अंदर पिचेज़ जो हैं वो कैसी होंगी,
और सबको पता है कि भारत हमेशा ज़रा-सी स्पिनर को देख के हमारी पिचेज़ बनती हैं। तो इस वर्ल्ड कप में देखना होगा कि पाकिस्तान की इस वक़्त स्ट्रेंथ क्या है? मैं एक और बात अरसलान ये करता चाहूँ कि सोशल मीडिया पे हो या हम जहाँ पर भी देखें, बात होती है कि जी पाकिस्तान की टीम बड़ी कमज़ोर है, बॉलर चले गए, ये नहीं है, वो नहीं है। ये सारा कुछ जो भी बातें सामने आ रही हैं, एशिया कप के हवाले से ही सामने आ रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या यही स्क्वाड वही नहीं था जो एशिया कप से पहले था और यही वर्ल्ड कप में जाएगा? एक बॉलर हमारा जो है नसीम शाह जिसको इंजरी हुई है और वो हमारी टीम से हमारी जो मेन बॉलिंग स्ट्रेंथ है, इसमें कोई शक नहीं कि नसीम शाह एक ऐसा बॉलर था जो कि आउट स्विंग भी कर रहे हैं, इन स्विंग भी कर रहे हैं, हर तरह के बैट्समैन को, बड़े से बड़े बैट्समैन को उन्होंने परेशान कर रखा है, हमने देखा भी उनका स्पेल। वो आउट हुए, इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा-सा हमें धचका लगा है हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ को, लेकिन अरसलान ये वही टीम है जो पहले होती हुई आई है। अब ये कह देना कि ये जी अब देखिए अरसलान जो लॉट होती है उसी के अंदर से सिलेक्शन होगी ना। बिल्कुल जो ठीक। खिलाड़ी हमारे पास पहले से चलते आ रहे हैं उसी को हम आगे लेकर चलेंगे। तो नसीम शाह इसमें नहीं है, लेकिन वार्म अप मैच में मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम को अपने जो स्पिनर्स हैं, उनको देखना पड़ेगा कि किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं और आगे जाके उनसे किस तरह से लेना है क्योंकि शादाब अगर हम देखें तो वो भी उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे, उस तरह से फॉर्म में नहीं है। एहसन, अगर नवाज़ मैं आपसे ये बात करूँ ना, अभी रिसेंटली को 2 प्रोग्राम पहले साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद का मैंने इंटरव्यू किया। उनसे मैंने यही बातें पूछी कि भाई आपने जो टीम बनाई थी, वो वही टीम हमें इंज़माम उल हक ने आगे दे दी। तो मतलब हमें क्या फ़र्क पड़ा कि वही टीम अगर आगे जा रही है तो कोई ऐसा चेंज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इतने भारी भरकम पैसों में इंज़माम उल हक को रखने की भाई क्या ज़रूरत थी? आपको ही रहने देते फिर, अगर टीम को वही चलाना है आपने 2 साल से। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार मैं तो टीम से मुतमईन हूँ, यही लड़के हैं जो डोमेस्टिक के, या हम देखें कि टॉप परफॉर्मर्स भी हैं। लिस्ट ए की बात करूं, डोमेस्टिक तो हो ही खैर क्या रही है, अब शुरू हुई है, तो लिस्ट ए के परफॉर्मर है। तो चलें इस पर तो बात करते ही करते हैं, अब जरा एशियन गेम्स पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। जी अच्छा, अगर आपसे कनेक्शन हो गया हो तो क्या फेस्टिविटी जारी है जी? चाइना में एशियन गेम्स का आगाज हो गया। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया। और चाइना में एशियन गेम्स का आगाज से कुछ मैचेस और कुछ मुकाबले ऐसे थे जिनका आगाज हुआ और बाकायदा आगाज 23 सितंबर से जो तकरीब पूरी दुनिया ने देखी, बड़ी जबरदस्त तकरीब थी। और उस तकरीब की खास बात ये कि उसमें बहुत सारी चीजें एनवायरनमेंट के हवाले से, एनवायरनमेंट फ्रेंडली अगर हम कहें तो वो गलत नहीं होगा। पहली बार हमने देखा कि मशल जो है वो भी डिजिटली रोशन की जा रही है और इस तरह से तमाम एक्टिविटीज, वो बड़ी जबरदस्त तकरीब रही। और उसके बाद से अब तक अगर हम बात करें तो आज के दिन को मिलाकर कुछ 7 दिन टोटल हो गए हैं। और बड़ी जबरदस्त तैयारियां इस हवाले से सिर्फ एशियन गेम्स के स्टार्ट में नहीं बल्कि उससे बहुत पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ये जो शहर इस दफा सूबा जेजियांग का शहर है होंगचू, ये पहली मर्तबा एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे कबल चाइना ने 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी की है, पहली बार बीजिंग में और दूसरी बार होंगचू में। लेकिन ये पहली बार था कि होंगचू में इस तरह के गेम्स जो हैं बड़े पैमाने पर जो गेम्स होते हैं जो दुनिया भर में माने जाते हैं, उनका इनेकाद हो रहा है। तो उसकी तैयारियां बड़ी देख ही रहे हैं। एक खास चीज जो कि इन गेम्स के हवाले से कही जा रही है और हमें नजर भी आ रही है, वो ये कि ये एनवायरनमेंट के हवाले से ऐसे मुनफरिद गेम्स हैं जो इससे कबल कभी भी नहीं हमने देखे हैं। उसकी मिसाल आपको यूं समझाऊं कि कुछ स्टेडियम्स ऐसे तामीर किए गए जहां मुकाबले होने थे, जिनकी छतों को मिट्टी से जो है वो कवर किया गया ताकि वहां जो गर्मी है वो अंदर ना पहुंच पाए और जो एसी है वो ज्यादा इस्तेमाल ना करना पड़े, तो हम्म। तवानाई की बचत हुई। जैसे कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं जिनको जो ट्यूबलाइट डिलाइटिंग के नाम से एक टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है, क्योंकि जो कुदरती रोशनी है उसको स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए जो इंडोर गेम्स हैं उनमें भी उसको इस्तेमाल किया गया है ताकि तवानाई की बचत की जा सके। और इसके अलावा जो एनर्जी दी जा रही है, यानी जो बिजली दी जा रही है, उसके बारे में चीन का ये दावा है कि ये सब एनर्जी है, यानी इसके बनाने में कम से कम या ज़ीरो कार्बन इस्तेमाल किया गया है। और एक हैरत अंगेज़ बात आपको यहाँ ये भी बड़ी हैरत अंगेज़ होगी कि ये जो गेम्स हैं ये मशरिक़ में तवानाई पैदा की जा रही है, जिसमें हवा से बिजली पैदा करना और सूरज से जो शमसी तवानाई है, उस एनर्जी को वहाँ पैदा करके जो हाई वोल्टेज लाइन्स हैं, उनके ज़रिए इस मकाम तक यानी मशरिक़ तक लेकर आया जा रहा है, ताकि किसी भी किस्म में ये हम ना कह सकें कि ये गेम्स जो हैं ये माहौल दोस्त नहीं। जबरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आते हैं, इस पर जरा बात करते हैं कि दुनिया अब कहाँ से कहाँ जा रही है और क्या सोच रही है। अपनी गेम्स का इनेकाद तो कर रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर,
दुनिया भर को वेलकम कर रहे हैं, उनकी एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ का इंतज़ाम करें, उसके साथ ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करें, यानी नेचर और नेचुरल चीज़ों, नेचुरल रिसोर्सेज पर इन्हिसार कर रहे हैं, यानी माहौल जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखा गया है। कमाल है जी। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पे भी बात करते हैं। वेलकम बैक। और जब हम ब्रेक पे गए तो उस वक्त एहसामुल हक बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली गेम्स बनाने के लिए। यानी इस बार जो एशियन गेम्स हो रहे हैं वो टोटल ग्रीन एनर्जी पर हो रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, कम से कम उस तवानाई का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आर्टिफिशियल मीन से बनाई जाती है, वो बिजली भी बचा रहे हैं। उन्होंने हवा के लिए भी, सूरज की शुआओं के लिए भी शानदार इंतज़ाम कर रखा है। कितना कमाल लोग सोचते हैं और किस तरह से करवाते हैं अपने इवेंट्स को, और फिर दुनिया भर उन इवेंट्स को कॉपी करती है। हालांकि पाकिस्तान हर वसाइल से माला माल है। अगर हम देखें तो हमारे पास सूरज की तमाज़त भी शानदार, हमारे पास हवा, आबो हवा वो भी बहुत अच्छी, और हमारे पास हर चीज़ का इंतज़ाम है। हम ग्रीन एनर्जी का इंतज़ाम कर सकते हैं, पानी है पाकिस्तान में, बायोगैस है, हम खाद से भी जिस तरह दुनिया भर में होता है सब कुछ करते हैं, लेकिन सोचने की बात है, इनिशिएटिव लेने की बात है। क्या कहते हैं एहसन? बिल्कुल अरसलान, देखें एक अमेजिंग है, लेकिन यही सही पता चलता है कि कौमें बनती कैसी हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कोई छोटे से छोटा भी इवेंट हो या बड़े से बड़ा भी इवेंट हो, तो इस तरह की कभी भी कोई अप्रोच हमने देखने को नहीं मिली। अरसलान, आप भी बहुत दफा स्टेडियम्स में भी रहे हैं, आपने नेशनल गेम्स भी कवर की। कचरा, कूड़ा हर तरफ पड़ा हुआ है, कोई मैसेजेस नहीं इस हवाले से, आगाही मुहिम नहीं है। हमने देखा था कुछ अरसे पहले पाकिस्तान के अंदर भी एक इनिशिएटिव लिया गया था हुकूमत की जानिब से, और ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए और ऐसे इनिशिएटिव को सामने लाने के लिए लोअर स्केल से इकदामात लेने का फैसला किया गया था, लेकिन वो सिर्फ कागजों की नजर हो गया और सरकारी खातों के तहखानों में ही दफन होकर रह गया, और वहां दोबारा हमने कभी इस तरह के कुछ नहीं देखा। अब आप ये देखें, इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप हुआ इंटरनेशनली, उन्होंने भी जो इनिशिएटिव लिए थे वो आउटस्टैंडिंग थे। अब चाइना के अंदर जिस तरह से उन्होंने ग्रीन एनर्जी को सब प्रमोट कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें सामने लेकर आए, अरसलान सिर्फ ये गेम्स और इवेंट्स के तक ही उनकी महदूद नहीं है। अगर आप चाइना जाएं, बाहर घूमे फिरें, तो आपको हर जगह पे 24/7 आपको ये इस तरह के साइन बोर्ड्स नजर आएंगे। बाकायदा अगर किसी ने कोई कचरा भी फेंकना है तो वो एक प्रॉपर उसका डिस्पोज करने का एक मैकेनिज्म उन्होंने बनाया हुआ है, एक स्ट्रक्चरिंग बनाई हुई है। लेकिन अगर इन चीजों को तक पहुंचने के लिए अरसलान, मुझे लगता है हमारी कौम को दोबारा मर के दोबारा पैदा होना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि हमारी तरबियत ही इसी तरह की नहीं की गई, और ना ही हमें कभी इन बारे में कोई सिखाया गया है, ना ही हमें कभी इन हवाले से आगाह किया गया है। बल्कि हमें तो यही प्रैक्टिस कराएगी कि पानी पियो और बॉटल फेंक दो। तो अरसलान, वहां तक पहुंचने के लिए ना सदियां दरकार है, सदियां। ये आपको एक कोई सालों मजे का की बात काम नहीं। बताऊं एहसन, यूनिवर्सिटी गेम्स हो रही थी, पूरी दुनिया के लोग आ रहे थे। एहसामुल हक को मैंने उस वक्त भी जहमत दी, एहसाम कवर कर रहे थे यूनिवर्सिटी गेम्स को। मैंने यहाँ पर एचईसी से पूछा और तमाम यूनिवर्सिटी से कि भाई कितने लोग जा रहे हैं, क्या दस्ते जा रहे हैं। आप यकीन करें, मुझे कहा गया कि यार हमें 3 दिन दें, हमने तो कोई इसके बारे में वो मुरतब ही नहीं की लिस्ट। अच्छा, फिर जब 3 दिन बाद उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो मैंने उन्हें लिस्ट दी फिर कि ये लोग गए हैं। तो ये एक बड़ा कमाल होता है हमारे एहसाम। अब मुझे ज़रा बताइएगा, तमाम दुनिया के टीम्स वहाँ पर, मतलब एशिया की टीम्स वहाँ पर पहुँच रही हैं और पहुँच गई भी हैं, कुछ हमारे लोग लेट हो गए वहाँ पर आने में। कैसे जा रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह से वेलकम किया जा रहा है, पाकिस्तान से क्या उम्मीदें लगाई हैं वहाँ पर टीम्स ने, और क्या पाकिस्तानी एथलीट्स को कंपटीशन समझा जा रहा है? मेरा ख्याल है 53 फीमेल हैं और 177 के करीब मर्द एथलीट्स शायद गए हैं। जी, ये टोटल 262 का हमारा दस्ता है और उसमें ज़ाहिर है कि ख़वातीन की मेरा ख़्याल है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 25 से 30% नुमाइंदगी है, और इसके अलावा मर्द हज़रात, मर्द एथलीट्स भी उसमें हैं। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त वेलकम हुआ। बल्कि मैं आपको ये बताऊँ कि हम जितने भी पाकिस्तानी यहाँ कम्युनिटी है पूरे चीन में, तो जिस दिन ये ओपनिंग सेरेमनी हुई है और उसमें जब पाकिस्तानी दस्ते ने जो है वो हाज़िरी दी अपनी और स्टेडियम में वो दाखिल हुए हैं, तो वो जो क्लिप था वो पूरे चीन में उन 2 दिनों में वायरल होता रहा और तमाम पाकिस्तानी उसको देखते रहे। खुद चीन में भी पाकिस्तान के हवाले से ये कैफ़ियत है कि अगर आप कहीं पर भी खड़े होकर सिर्फ़ पाकिस्तान का नाम ले लें,
तो जो इज्जत और जो एहतराम यहाँ हमारे पाकिस्तान को दिया जाता नहीं है, और मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से ही है जहां जो जिसको हम कहते हैं ना कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट चाइना का और हम्म। पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त है और बड़ा ट्रस्टवर्दी भी है। बहुत एतमाद के साथ दोस्ती के इस जज्बे को देखा जाता है। अब जब आपने जो हमारे गेम्स के हवाले से अगर बात की है, तो हॉकी, क्रिकेट और इस तरह के, और खास तौर पर हमारे एक एथलीट जो कि दुनिया में अपना नाम पैदा कर चुके हैं, अरशद नदीम। तो ये 2-3 गेम्स ऐसे हैं, जेवलिन थ्रो की अगर आप बात करें, तो शायद हमें इसमें कोई आस है। मेंस क्रिकेट में, वुमेन तो अब ज़ाहिर है निकल गया, तो मेंस क्रिकेट में थोड़े बहुत चांसेस हमारे पास हैं, अगर हम श्रीलंका और इंडिया को बीट कर सकें, क्योंकि हमारा एशियन रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। हम एशियन जो कप है, एशिया कप, और उसके अलावा एशियन गेम्स में भी आखिर में आके इस तरह से मसाइल का दो-चार हो जाते हैं हम। एहसाम अभी तक तो ये जितना तो भी एहसाम हमने देखा है अभी तक जो जितने डेज के मुकाबले हुए हैं इसमें सिर्फ हमारे पास एक ब्रॉन्ज मेडल आया है, वो भी जो है वो पिस्टल एयर पिस्टल मुकाबलों में आया है। कशमाला ने लिया, कशमाला तलत ने। बड़ी मुबारक की मुस्तहिक है वो, और बड़ी बात है कि माशाल्लाह हमारे बच्चे जा रहे हैं, हमारे एथलीट जा रहे हैं और अपनी मदद आपके तहत इस तरह मेहनत करके कुछ ले रहे हैं, वरना हमारी यहाँ पर एसोसिएशन फेडरेशन का कोई हाल नहीं है एहसाम। जी, मैं थोड़े से स्टैट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं स्टैट्स देख रहा था, तो आज ये 19वें एशियन गेम्स हैं, और 19 एशियन गेम्स में अब तक पाकिस्तान के पास जो टोटल मेडल्स हैं, वो हैं 199 टोटल मेडल्स हैं। ठीक। और उसमें जो गोल्ड मेडल हमने आज तक एशियन तारीख में पूरे, यानी 1951 से इन गेम्स का आगाज़ होता है और आज हम 2023 में खड़े हैं, तो तकरीबन कुछ 70 साल गुज़र चुके हैं। उन 70 सालों में हमारे पास सिर्फ 44 गोल्ड मेडल हैं पाकिस्तान के पास। की बात नहीं कर रहा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इस दौड़ में कितना पीछे हैं। और कल तक के स्टैट्स अगर मैं आपसे शेयर करूं, यानी आज तो 7वां दिन है, 6 दिन के स्टैट्स में चाइना जो है उसके पास 88 गोल्ड मेडल्स हैं अब तक, और ओए उसके जो होए। टोटल गोल्ड मेडल्स हैं वो 165 हैं। यानी हमने आज तक अपनी हिस्ट्री में 199 लिए हैं, और चाइना के पास सिर्फ 6 दिनों में अभी 165 हो गए हैं। दूसरे नंबर पर रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिनके पास 23 गोल्ड मेडल्स के साथ वो 83 टोटल गोल्ड मेडल्स के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर जापान है, जिसके पास 18 गोल्ड मेडल्स हैं और 76 जो है उनकी टोटल जो गोल्ड मेडल्स की तादाद है। टॉप 10 में 2 मुस्लिम ममालिक हैं, जिनमें उज़्बेकिस्तान, ईरान है। ये 2 मुस्लिम ममालिक हैं जो 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 इस दौड़ में थोड़ा बहुत कम्पीट करते हुए नज़र आते हैं। तो ओवरऑल मेरा ख़्याल है कि हमारे यहाँ ये कांसेप्ट ही इतना ज़्यादा नहीं है कि हम दीगर जो गेम्स हैं उन पे तवज्जो दें, और अगर स्पोर्ट्स बोर्ड हमारे पास जहाँ है भी, तो उसके जो हालात हैं वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरा ख़्याल है इतना ज़्यादा अब कॉम्पिटिशन हो गया है कि एशियन गेम्स में आज 19 एशियन गेम्स में से 8 एशियन गेम्स ऐसे थे स्टार्ट के जिसमें जापान ने लीड किया और कंटिन्यू लीड किया। यानी 8 हम्म। गेम्स शुरू के जापान ने किसी को नहीं करीब आने दिया, और उसके बाद जब चीन ने कंट्रोल हासिल किया है 9वें गेम्स में, तो आज तक चीन से कोई ये जो देखें बालादस्ती है वो लेके नहीं जा सका है। क्या तो बात ये है। आप देखें कि वो कितनी ज़्यादा उनकी एफर्ट है इस पर। ज़बरदस्त। एक छोटा सा ब्रेक जी, ब्रेक से वापस आते हैं। एहसन से अब ज़रा इस पर खुलकर डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कवर कर रखा है एहसन ने इन इवेंट्स को भी, और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड हो गए, हमारी ओलंपिक एसोसिएशन हो गई, फेडरेशन हो गई, एसोसिएशन हो गई। एहसन इसको बड़े अच्छे से जानते हैं, कवर करते हैं, स्टोरीज करते हैं। वापस आते हैं ब्रेक से, ज़रा इस पर मज़ीद अंदर। वेलकम बैक जी। हाँ जी एहसन, ढेरों ढेर गोल्ड मेडल्स का आगाज़, और इंडिया भी अब तो बहुत आगे है। हमने तो खैर गोल्ड दूर की बात, ब्रॉन्ज उसने लिया है, हमारी बच्ची कशमाला ने बड़ा पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया कि चलें, मेडल तो रजिस्टर कराना शुरू किया। अब उम्मीद है मुझे, एक तो स्क्वॉश में हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग में हो जाएगा, और शायद हम शूटिंग में एक और ले लें, या स्प्रिंट में आपको लगता है शजर कुछ कर पाएगा? क्योंकि शजर का अभी तक मेडल कोई नहीं है इससे पहले, लेकिन वो है बहुत अच्छा एथलीट। देखिए अरसलान, अफसोस की बात तो ये है ना कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं जिनको हम आर्च राइवल्स कहते हैं, इंडिया 32 मेडल के साथ खड़ा हुआ है। इस वक्त 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। ईरान को देखें 22 मेडल जीत चुका है। देखिए अरसलान, एक बात बहुत जरूरी ये है कि ये एशियन जो गेम चल रही है इसके अंदर ओलंपिक क्वालिफायर्स कोटा भी है।
और तकरीबन 67 ऐसे कोटाज हैं जिसके अंदर से डायरेक्ट जो है वो ओलंपिक क्वालिफायर के लिए आएंगे। उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हॉकी के भी जो है वो 2 कोटा मुख्तस हैं। उसके अलावा 6 बैडमिंटन के हैं। चले बैडमिंटन की हम बात नहीं करते, हम हॉकी की बात कर लेते हैं या हम स्क्वाश की बात कर लेते हैं। स्क्वाश का चले, जिस तरह आपने बताया कशमाला तलत ने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है और उसके अलावा अरसलान दूसरा हमारा जो मेडल हमने सिक्योर कर लिया है, जो कि उम्मीद है वो स्क्वाश में है। वो स्क्वाश का मैच इस वक्त सेमीफाइनल पाकिस्तान का हांगकांग के खिलाफ जो है वो वहां पर जारी और सारी है। और पहले 3 राउंड्स की जो अपडेट है अरसलान, वो 2-1 से पाकिस्तान जो है वो लीड कर रहा है और नूर जमान ने जो है वो 2 सेट्स अपने गेम्स जीत चुके हैं। अब उम्मीद तो है कि पाकिस्तान स्क्वाश में भी जो है वो मेडल अपना जीत जाएगा और ऑलरेडी वो अपनी पोजीशन तो सिक्योर कर चुके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश ही है कि गोल्ड मेडल ही पाकिस्तान के नाम पे आए। अरसलान थोड़ी सी बात हॉकी की करते हैं। अब उन हॉकी प्लेयर्स, इस वक्त सिंगापुर को हरा देना आपने 11-2 से, उज्बेकिस्तान को 18-2 से हरा दिया, बांग्लादेश आप 5-2 से जीत रहे हैं, लेकिन असल गेम जो है वो जापान और असल जो हमारा कंटेंडर्स हैं वो जापान और इंडिया है। क्योंकि अरसलान देखिए, अगर इस एशियन चैंपियनशिप से अगर ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए 2 टीम्स का कोटा है तो ऑब्वियसली वो 2 फाइनलिस्ट ही होंगे, तो पाकिस्तान का फाइनल में जाना भी जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जैसे हम परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन की कि जी हेड कोच साहब जो हैं वो यहाँ बैठे हैं, तो अरसलान जब कोच यहाँ बैठा हो और टीम कहीं और खेल रही हो तो वो क्या डायरेक्शन दे सकेंगे? अच्छा, क्या ऐसा पहली प्लानिंग बार उन्होंने नहीं हुआ यहाँ है। पे इंडिया की? गए ना, तब भी शहनाज शेख साहब को यहीं छोड़ गए, अब भी छोड़ गए उनको। मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के छोड़ के जा रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि चलें जी, 2014 के अंदर भी पाकिस्तान जब भारत से जीता था तो तब भी जो है वो इंडिया की टीम बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी नर्व्स पे काबू रखा और एक टफ मैच के बाद पाकिस्तान ने वो फतह हासिल की। लेकिन अरसलान, दौर एक जैसा नहीं होता, वो इंडिया बहुत आगे है। जिस तरह वो क्रिकेट में अपना नाम पैदा कर रहा है, दीगर खेलों में बैडमिंटन में छाया हुआ है, एहसन, अभी इसी आपने तरह वो देखा जब सैफ गेम्स हुई 4-0 से उन्होंने हमें एक तो फुटबॉल में अलग जी हराया, हॉकी में भी 4-0 से हरा दिया। इंडिया पैसे बिल्कुल। खर्च रहा है भाई, ये बात से। माहूर का जब मैंने इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे बताया, और मेरे तो होश उन्होंने बिल्कुल उड़ा दिए जब उन्होंने कहा कि 70 लाख रुपए अ मंथ खर्च रहा है इंडिया एक बैडमिंटन फॉरेन कोच पर। यार हैरत की बात है। और हम माहूर को यहाँ दे क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं, बल्कि उसको अपने पैसे खर्च के अपने कॉन्टैक्ट्स लड़ा के सनसेट क्लब कराची में खेलना पड़ता है। वो अपने पैसों से जाती है खेलने के लिए, फिर उसको सिर्फ टिकट दे के बड़ा एहसान करते हैं उस पर। वो सही कहती है कि भाई हम पर अरसलान इन्वेस्ट हमारी क्या अप्रोच किया है। नहीं है। अरसलान हमारी अप्रोच नहीं है अपनी खेलों को प्रमोट करना। आप देखें एशियन गेम्स का, आपने नेशनल गेम्स भी कराए, उससे हम कह रहे हैं कि हम एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं। टेनिस में एसाम उल हक, अकील, उष्ना सुहेल, सारा महबूब को आपने एक दिन पहले अगर वहां पे भेज दिया, वो वहां के एनवायरनमेंट से फेमिलियर ही नहीं हो पाए, अपनी सही। गेम्स हार गए, स्टार्ट में गेम्स जीते। आपने अपनी स्प्रिंटर्स को डोप टेस्टिंग के नाम पे यहाँ पे रोक के रखा, आपने बाकी कॉन्टिनेंट को भेज दिया। अब आपने उसको एंड टाइम के ऊपर भेज दिया अरसा को, उसके बाद साथ किरण है जो कि हमारी स्प्रिंटर है 100 में और 400 में, यार असरा तो वो आपकी यहाँ की गोल्ड क्या मेडलिस्ट परफॉर्म है भाई। करेगी? असरा आपकी जी 34 गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट है और बड़ी शानदार बिल्कुल। स्प्रिंटर है। उसको तो सालों आपने बिठाए रखा, अब जाके। अच्छा, जेवलिन में भी हमने फातिमा हुसैन उसको भेजा ही नहीं, हमने तो सिर्फ अरशद बेचारा खुद अपनी मदद के तहत गया ना। जी एहसाम, जरा इस पर आपको बात करना चाह रहे थे हॉकी के हवाले से। जी हाँ, मैं बस वो आप ही की बात को कंटिन्यू करूँगा। जो 3 मैचेज़ इनिशियल थे हमारे कल तक के मैचेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो हमने सिंगापुर, बांग्लादेश और उज़्बेकिस्तान को बड़े अच्छे बड़े मार्जिन से हराया। यानी आप 11 गोल सिफ़र, 18 गोल सिफ़र ऐसे स्कोर्स कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट वही है कि जब आप कोरिया के सामने आएँगे, जापान के सामने आएँगे, इंडिया के सामने आएँगे, तो आपका रियल टेस्ट वहाँ होगा। जो आप लोग बात कर रहे थे, मैं उसे थोड़ा-सा कंटिन्यू करना चाहूँगा। वो ये कि एशियन गेम्स आए, मैं, आप और हमारे जो दूसरे साथी हैं, हम सब मिलकर बात कर रहे हैं। ये कब तक करेंगे? एशियन गेम्स खत्म होंगे, कोई और स्टोरी आएगी, हम किसी और बात पे चले जाएँगे। लेकिन कौन ये सवाल पूछेगा कि 70-75 सालों में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्या प्रोड्यूस किया है और क्या उन्हें मिला था? हम सब कुछ एड हॉक पे चला रहे हैं और ये शायद इसी तरीके से चलता रहेगा, क्योंकि जो चला रहे हैं उनको भी ये इल्म है कि कितने अरसे तक ये चल जाना है। ये थोड़े अरसे की बात है और उसके बाद कौम ने सब कुछ भूल जाना है और अगले एशियन गेम्स या कोई और गेम्स फिर आएँगे और हम फिर उस पर बात कर रहे होंगे। तो मेरा ख़्याल है कि एक एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की हमें ज़रूरत है। हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे पास डायरेक्शन हो कि हमने कहाँ जाना है। ये जो हम जिन मुल्कों की बात करते हैं, चीन की बात कर रहे हैं, कोरिया की बात कर रहे हैं, जापान की बात कर रहे हैं, इन तमाम ममालिक ने ये तमाम कामयाबियाँ कोई
फौरन से नहीं हासिल कर ली। हम आज भी सरप्राइजेस पर जी रहे हैं। आमिर अतलस किसी ज़माने में 2010 में अगर जीत गए, स्क्वॉश का गोल्ड मेडल या सिल्वर लाए थे वो। इसके अलावा 2014 की बात कर रहे थे अभी हमारे एक साथी, तो ये सरप्राइजेज़ या अभी आपने हम्म। किस्माना की बात की, तो सिर्फ सरप्राइजेज़ पर तो स्पोर्ट्स नहीं चलता ना। उसके लिए आपको प्रॉपर फैसिलिटीज़ और प्रॉपर डायरेक्शन चाहिए, जो हमारे पास नहीं है। यार, जिसका जिक्र कर रहे हैं ना एहसन, आमिर अतलस का, उसके साथ भी हमने फिर यही किया ना। आमिर अतलस को खेलने में नहीं दिया, उसको तंग करते रहे, उसको कहते रहे कि भाई ओ ये तो हमारे साथ रहता ही नहीं है, ये तो बाहर चला जाता है। वक्त बड़ा कम है, लेकिन आप लोगों से मैं एक राउंड और रखूंगा। एहसाम, इंशाल्लाह उम्मीद है आप वक्त निकालेंगे। एहसन आप भी, क्योंकि आज बड़ी अच्छी डिबेट हुई है। मॉडर्नाइज़ एहसाम, किया तो इंशाल्लाह वक्त की कमी की वजह से प्रोग्राम को यहाँ रोकना पड़ा, वरना बहुत हैवी डिबेट है। हम चलें एशियन गेम्स के एंड पर ये ज़रा बात भी कर देंगे और एक पूरा रिव्यू और जायज़ा प्रोग्राम कर लेंगे। बहुत शुक्रिया एहसन अब्बास आपका। इत्सामुल हक हमारे साथ चाइना से मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर होगी मंडे के रोज़ आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।